नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। एक स्पेक्ट्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक भारत के इतिहास को हम आपके सामने लेकर के फिर से एक बार हाजिर हुए हैं। आशा करते हैं पिछले सारे चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे और अब अगले अध्याय की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। साइमन कमीशन है जिसका नाम, आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया में कहीं पर भी इंक्लूडिंग टेलीग्राम आप हमें विरद.दुबे के नाम से सर्च करोगे तो हम आपको प्राप्त हो सकेंगे, या फिर डायरेक्टली आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए इसे स्कैन कर सकते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष को हम लोग बढ़ा रहे हैं आगे, और इसी उपलक्ष्य में हम आपको एक और पॉइंट याद दिला देना चाहते हैं कि स्टडी IQ भी आज़ादी का अमृत महोत्सव आप सब लोगों के साथ में मनाना चाहता है, और इसके लिए एक विशेष आपको लाभ यहाँ पर मिल रहा है। अभी हाल ही में आप सब लोगों को मालूम है कि 14 अगस्त से क्लासेस शुरू होने वाली हैं। 14 अगस्त से क्लासेस शुरू होने वाली हैं। बेसिकली ये 11 से शुरू होने वाली हैं, इसमें ओरिएंटेशन वगैरह हो जाएगा, ठीक है। और 14 अगस्त से इसमें प्रॉपर क्लासेस आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब 14 अगस्त से जो ये क्लास मिल रही है आपको, इसमें एडमिशन जब अभी तक लेते थे तो इसकी बेसिक फीस 70,000 हुआ करती थी। और अगर आप स्टडी IQ के ऐप से, SIQ के ऐप से, या फिर कहीं पर भी वेबसाइट वगैरह से जब आप एडमिशन लेते थे तो इसमें 50% के आसपास डिस्काउंट मिलता है। कोई भी वहाँ पे कोड लगे रहते हैं, उन कोड का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो तकरीबन जो है ये 70,000 के आसपास में 70,000 का कोर्स जो है वो तकरीबन 35,000 के आसपास आपको मिल जाता है। पर अगर 35,000 से भी कम में आपको परचेज करना हो तब आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं, विरद लाइव, ठीक है। अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये बैच 29,999 में मिल जाता था। लेकिन चूंकि अब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं 15 तारीख तक, 15 अगस्त 2023 तक, इसलिए इसी कोड का, इसी सेम विरद लाइव कोड का इस्तेमाल यदि अगर आप करेंगे तो 29,000 से भी रिड्यूस होकर के ये आपको 26,999 में अवेलेबल हो जाएगा। सो अभी तक जिन लोगों को वेट था कि डिस्काउंट्स अवेलेबल होंगे, तो अब डिस्काउंट्स आपके सामने हैं। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके स्टडी IQ पे आप कोई भी बैच परचेज करेंगे, कोई भी बैच, हिंदी, इंग्लिश ऑप्शनल, या कोई भी स्टेट PSC या किसी भी दूसरे तरीके का एग्जाम, कोई भी चीज परचेज अगर आप करना चाहते हैं स्टडी IQ के कोर्स के रूप में, तो आप इस विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो इस समय चल रहे हैं। तो 15 तारीख का इंतजार ना करें, उससे पहले ही एडमिशन ले लें फटाफट। और जैसे ही आप एडमिशन ले लें, आप हमें एडमिशन लेकर के कंफर्म जरूर कर दें एक बार। ये हमारे सोशल मीडिया हैं, इनमें कहीं पर भी आप मैसेज करके हमको कंफर्म कर दीजिए, जिससे कि हम आपका जो क्लास है वो इमीडिएटली ठीक तरीके से रजिस्टर करवा पाएं। तो चलिए, ये तो इन्फॉर्मेशन थी आज़ादी के अमृत महोत्सव की जो स्टडी IQ मना रहा है। पर यह आज़ादी आसानी से नहीं मिली है, ये स्वतंत्रता के संघर्ष से हमको कईयों वर्ष गुजरना पड़ा है, तब जाकर के आज ये हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना पाते हैं, इसलिए उसको याद करना भी जरूरी था। बहरहाल, आप सब लोगों ने पढ़ा कि महात्मा गांधी जी का जब भारत में आगमन हुआ तो महात्मा गांधी जी के आगमन के साथ साथ भारत में उन्हीं के नेतृत्व में, हम कह सकते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में, कई सारे आंदोलन जो हैं वो निस्संदेह चलाए गए। इसी में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने असहयोग का एक जो रूप है वो सामने प्रस्तुत किया था। असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन के पश्चात हम लोगों ने चौरी चौरा के बारे में जानने का प्रयास किया, और इसमें यह भी जानने का प्रयास किया कि गांधी जी ने आंदोलन क्या हुआ, वापस ले लिया। आंदोलन वापस लेने के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि तमाम सारे कांग्रेस के लोगों ने इस आंदोलन वापसी का विरोध भी किया, और इस विरोध के ही परिणाम स्वरूप आपने देखा कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन हुआ। खिलाफत स्वराज पार्टी, या जिसे आप बेसिकली स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं, इस स्वराज पार्टी का गठन हुआ। हालांकि असफलता और सफलता के मिश्रित अनुभव के साथ इस पार्टी ने काफी कुछ इस देश के वासियों को सिखाया भी, और न सिर्फ इस देश के लोगों को बल्कि ब्रिटिश अधिकारियों को भी काफी कुछ सिखाया गया। इससे पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूं कि ब्रिटिशर्स की तरफ से सन 1919 में
1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था, ठीक है, जिसको आप भारत सरकार अधिनियम 1919 कह सकते हैं, उसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं या सुधार के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में यह कहा गया कि हम भारत में कुछ संवैधानिक सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं, भारत की कुछ मांगे हैं जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, और इस अधिनियम के माध्यम से जो सांप्रदायिक भेदभाव था या सांप्रदायिक रूप में भेदभाव को बढ़ाने का प्रयास किया गया, क्योंकि जो सांप्रदायिक आधार पर जो विधान परिषदें इत्यादि थीं, उसमें पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। पृथक निर्वाचक मंडल, हालांकि पृथक निर्वाचक मंडल आपका 1909 में ही इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन इसका विस्तार जो है आपको देखने को मिलता है कि 1919 के एक्ट में कायदे से, यानी बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिला। जहां मुसलमानों के लिए ही सिर्फ पृथक निर्वाचक मंडल नहीं था, बल्कि डिप्राइव्ड क्लास कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो लोग थे उनके लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल था। सिखों के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, सबके लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को यहां पर स्वीकार किया गया। तो जो सांप्रदायिक इस तरीके के जो कार्य किए गए थे 1909 में, उसका और ज्यादा इस तरीके से विस्तार कर दिया गया। बहरहाल 1919 के अधिनियम यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के पारित होने के 10 वर्षों के पश्चात भारत में एक उत्तरदायी सरकार की जो प्रगति हुई है, उस दिशा में जो कार्य किए गए हैं, उसकी समीक्षा के प्रावधान भी इस एक्ट में दिए गए थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस एक्ट के माध्यम से, इसी 1919 के एक्ट के माध्यम से भारत में उन्होंने एक उत्तरदायी सरकार का गठन किया है, उत्तरदायी सरकार का गठन किया है। ठीक है, तो ये जो उत्तरदायी सरकार है, ये कितनी सक्सेसफुल रही है, इसकी समीक्षा करी जाएगी 10 वर्षों के पश्चात। यानी 10 साल तक इस सरकार को चलने देते हैं और 10 वर्षों में इसकी क्या करी जाए, 10 वर्षों में इसकी समीक्षा की जाए। तो उस आधार पर यह समीक्षा तकरीबन 1929 के आसपास बैठने को होती है। 1929 में यह समीक्षा बैठने को होती है कि हम 1929 के आसपास जाकर के इसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि इसी वर्ष 1929 में ब्रिटेन में आम चुनाव होने वाले थे। ठीक है, तो जहां 1919 में समीक्षा की बात करी जा रही है, वहीं 1929 में ब्रिटेन में आम चुनाव की घोषणा करी गई है। यहां पर आम चुनाव होने वाले हैं और आपको मालूम है कि वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी है एक, यानी रूढ़िवादी दल है, और एक लेबर पार्टी है। तो कंजर्वेटिव पार्टी किसी भी तरीके से लेबर पार्टी को ऊपर आने नहीं देना चाहती थी। लेबर पार्टी में कुछ इस तरीके के विचार देखे गए थे कि वो भारत की आजादी के थोड़े पक्षधर दिखते थे। तो ऐसे में अगर लेबर पार्टी यहां पर आ जाती है तो फिर एक तो ब्रिटेन में उनकी जो सत्ता है वो उनके हाथ से चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि भारत में भी आप देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि भारत में भी भाई उनका स्वागत करने की संभावना हो सकती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 1929 से पहले ही 8 नवंबर 1927 को 8 नवंबर 1927 को एक कमीशन का गठन किया गया जिसका नाम हुआ साइमन कमीशन। इसका नाम क्या हुआ? साइमन कमीशन। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया। अब इसके लिए हमको यह भी ध्यान रखना है कि वास्तविक रूप में इस तरीके के कमीशन का गठन किया जाना था बाद में आगे चल करके, क्योंकि हमको 10 वर्षों बाद समीक्षा करनी थी। 1929 तक ये सरकार बनी रहेगी, 1929 तक जो सरकार बनेगी उसके कार्यों की समीक्षा आगे होगी। तो 1929 तक तो सरकार को मौका था ही, लेकिन आगे चल करके 1-2 साल में यानी तकरीबन सरकार को 1931 के आसपास जो है
इस तरीके के कोई कमीशन का गठन करना था जो 10 साल जो पीछे बीते हैं उसके कार्यों की समीक्षा हो सके। तो एक तो 1929 तक सरकार बनी रहे, फिर उसके बाद 1-2 साल यानी 1931 तक वो कमीशन बनाया जाए, फिर उसमें देखा जाए कि कैसे सरकार चली या नहीं चली है। तो इतना वेट करने का समय ब्रिटिशर्स के पास में नहीं था, क्योंकि मैंने बताया कि 1929 में उनका क्या होना था, 1929 में उनके यहाँ आम चुनाव होने थे। तो इसी आनन फानन में 1929 यानी 10 साल का सरकार का टेन्योर पूरा होने से पहले ही एक कमीशन का गठन किया गया, एक कमीशन की नियुक्ति कर डाली गई, क्योंकि इस कमीशन के अध्यक्ष जो है सर जॉन साइमन थे। इसके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष जो हैं सर जॉन साइमन है, सर जॉन साइमन। तो सर जॉन साइमन जो है अध्यक्ष हैं, इसीलिए इन्हीं अध्यक्ष के नाम से इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? भारतीय विधिक आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसी साइमन कमीशन को ही हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम भारतीय विधिक आयोग के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम इंडियन स्टैट्यूचरी कमीशन के नाम से जानते हैं। तो आप इन नामों से जानते हैं इनको। कॉमनली अगर देखा जाए तो ये साइमन कमीशन के नाम से ये आयोग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और इस आयोग में तकरीबन कितने सदस्य हैं? तकरीबन क्या मतलब, कुल मिलाकर के इनके सदस्यों की संख्या जो है 7 सदस्य हैं। कुल 7 सदस्य। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल सदस्य हैं इसमें 7। तो अब इसी में हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो 7 सदस्य हैं, ये 7 के 7 सदस्य अंग्रेज हैं। इसमें से कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो भारतीय सदस्य हो। ये सारे के 7 सदस्य जो हैं वो अंग्रेज सदस्य हैं। इसीलिए इस कमीशन को एक नाम और दिया जाता है, इसको हम लोग जो है व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट या व्हाइट, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैन कमीशन। ठीक है, गोरों का आयोग, ये भी इसको संज्ञा दिया जाता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे सदस्य जो थे वो क्या थे? वो सारे के सारे सदस्य इसमें ब्रिटिशर्स ही थे, कोई भारतीय शामिल नहीं था। अब इस आयोग का भारत में जम करके क्या हुआ? भारत में विरोध हुआ। भारत में विरोध। अब समस्या यही है, या समझने की बात यही है कि आखिर ऐसा क्या था कि इस आयोग का विरोध किया जा रहा था? भारतीय सदस्यों ने इस आयोग का विरोध क्यों किया? जबकि सरकार का यह कहना था कि यह कमीशन जो है वो भारतीयों की मांग की अपेक्षा के अनुसार ही यहां पर लाया गया है। रीजन ये है कि ब्रिटिशर्स का कहना यह था कि जब हम 1920 से लेकर के आगे तक की बात करते हैं, खासकर 1923 से लेकर के 1925 तक की बात करते हैं, जिस दौरान तेजी से आपने देखा कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ और स्वराजियों ने, जो कि कांग्रेस का ही एक हिस्सा थे, उन स्वराजियों ने संवैधानिक तौर तरीके से अगर हम देखें तो परिषदों के अंदर रहते हुए ब्रिटिशर्स का विरोध करना जारी रखा था, यानी असहयोग करना जारी रखा था। क्योंकि स्वराजिस्ट जो थे इस दौरान, स्वराज पार्टी के जो लोग थे वो किसी भी ऐसे बिल को पास करने में अड़ंगा लगाते थे जो भारत विरोधी हो या भारतीय लोगों का विरोधी हो। ब्रिटिशर्स ऐसे कोई भी बिल अगर इंट्रोड्यूस करते थे तो उसका विरोध करने का ये पूर्णतः प्रयास करते थे। तो उनकी बेसिक मांग ये थी कि हमको अपने जो भारतीय लोग हैं उनके लिए भारतीयों के अनुरूप जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो बनाने का हमको एक मौका दिया जाए। बेसिकली खुद का संविधान, स्वयं का संविधान हमारा हो, स्वयं की हमारी संविधान बनाने की जो परिषद हो वो हो, हम स्वायत्त हो सकें। ठीक है, इसलिए हम भारत में जो भारतीय सरकार है उसका सहयोग नहीं करना चाहते हैं। तो ये सब डिमांड जो हैं वो लगातार उठ रही थी, ये स्वराज पार्टी की तरफ से।
स्वराज पार्टी से पहले भी जो असहयोग आंदोलन चला था उसमें भी भारत में आपको मालूम है कि यही डिमांड चलाई गई थी कि हमें स्वराज चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इस दौरान में आपको स्वराज की मांग उठाते हुए देखने को लोग मिल रहे हैं। स्वराज इस कंडीशन पे ही मिल सकता है कि जब हमें अपना कानून खुद बनाने की आजादी हो, हमें अपने लोगों के द्वारा कानून बनाने की जब आजादी हो, तभी हम समझेंगे कि हमारा स्वराज है। और क्या कंडीशंस हो सकती हैं स्वराज होने की, क्योंकि ब्रिटिशर्स अगर हमारे लिए कानून बना रहे हैं तो फिर हम स्वराजिस्ट कैसे हुए या स्वराज कैसा हो हमको मिला? क्योंकि अगर दूसरा हमारे लिए कानून बनाएगा तो हम तो उसके बनाए हुए कानून के अंतर्गत चल रहे हैं, अपना तो खुद का कोई कानून ही नहीं रहा। तो इसलिए इन सब चीजों की मांग बहुत तेजी से उठी थी। तो इन कमीशन के बनाने वाले या निर्माताओं का यह कहना था कि अगर भारत में इस तरीके की डिमांड उठ रही है तो हमें भले ही दिखावे के लिए ही सही उसकी भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि आगे 2029 में, माफ कीजिएगा 1929 में जो है चुनाव होने वाले हैं। तो इसलिए दिखावा करने के लिए ही सही ये साइमन कमीशन के जो सदस्य हैं, 7 के 7 सदस्य भारत आते हैं, वे कहते हैं कि जो तुम्हारी यानी इंडियंस की जो डिमांड्स हैं उसको हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी डिमांड्स, भारतीयों की जो मांग है, भारतीयों की मांगे कहां तक उचित हैं इसका इनको जो है प्रश्न का उत्तर ढूंढना है इस कमीशन को। साथ ही साथ अगर मांगे उचित हैं, यदि हां तो उन्हें किस तरह पूरा किया जा सकता है, या उसे किस हद तक पूरा किया जा सकता है, किस हद तक पूरा किया जा सकता है, ये देखने के लिए ये कमीशन भारत आया था। अब आप सोचेंगे कि अगर यही जांचने के लिए कमीशन आया था तब भी क्या ही समस्या है, क्योंकि इसी चीज की डिमांड तो भारतीयों ने करी थी कि भाई जो भी भारतीयों की डिमांड्स हैं वो कहां तक उचित हैं, एक सरकार ये देखना चाहती है। जैसे आज भी अगर आप अपनी सरकार से, भारतीय सरकार से अगर कोई मांग करें तो सरकार एक कमीशन का गठन करेगी और भारतीय जनता की जो डिमांड्स हैं उसके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहेगी कि जो ये डिमांड्स भारतीय कर रहे हैं उनकी डिमांड्स कहां तक सही है। किसी भी सरकार का कार्य इसी तरह से ही होता है। और अगर सरकार को यह समझ में आता है कि हां भारतीय सदस्यों द्वारा या भारतीयों द्वारा जो की जाने वाली मांगे हैं वो उचित हैं, उन्हें पूरा करना है, तो फिर उसके लिए प्लानिंग करी जाती है, सजेशंस दिए जाते हैं उस कमेटी के द्वारा या उस कमीशन के द्वारा सरकार को कि हमने देखा है कि हाँ ये मांगे हैं और इन्हें आप इन तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो उन सजेशंस के आधार पर बिल पास किया जाता है और बिल पास करके जो भी भारतीय लोग हैं उनकी उस मांग को पूरा किया जाता है। ये एक नॉर्मल सा कंडीशन है, यही करने के लिए ये लोग भी आए थे। तो समस्या यही है कि अगर यही करने के लिए ये लोग आए थे तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा था? क्योंकि यहां तक तो आपको यह समझ में आएगा कि यार काम तो सही कर रहे थे ब्रिटिशर्स, तो इसमें विरोध क्या था? निस्संदेह ये जो विचार मैंने अभी आपको दिया है, इस विचार के भारत में कुछ समर्थक भी थे जिन्होंने साइमन कमीशन का स्वागत किया, लेकिन आमतौर पर अगर देखें तो कांग्रेस और जो दूसरे बड़े दल थे, खासकर मुस्लिम लीग, उन लोगों ने इस तरीके की जो चीजें हैं इसका विरोध किया। विरोध के पीछे तर्क क्या है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया, उस विरोध में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो विरोध का कारण बनता है वो ये है कि ये व्हाइट मैन कमीशन है। इस कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं है, एक भी भारतीय शामिल नहीं था। अब आप फिर सोचेंगे कि अगर इसमें भारतीय शामिल नहीं था तो भी क्या आपत्ति है भाई? भारतीय डिमांड कर रहे हैं अंग्रेजों से और अंग्रेज आ रहे हैं यहां पे डिमांड का सिचुएशन चेक करने की कितनी ठीक डिमांड है, तो इसमें दिक्कत क्या है? कमीशन जो है अगर भारतीय शामिल नहीं है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? एक सबसे बड़ा विरोध इसी चीज का था। तो अब हमको आगे समझना होगा
कि दूसरा चरण क्या है कि क्यों इसका विरोध हो रहा था। अब इस विरोध का जो कारण है, और खास तौर पे जिसका कारण यह बताया जा रहा है कि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं है, उसके तर्क को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये तो कष्टकारी था। आप समझिए कि जिस भारत की हम बात कर रहे हैं वो औपनिवेशिक भारत है। कौन सा भारत है? औपनिवेशिक सरकार है यहां पर, औपनिवेशिक सरकार है यहां पर। औपनिवेशिक सरकार एक विदेशी सरकार ही है, और जो मांगे हो रही हैं ये तो औपनिवेशिक सरकार है, इनसे मांगे जो करने वाले लोग हैं वो भारतीय लोग हैं। तो भारतीयों को क्या चाहिए वो मांग स्पष्ट रूप से भारतीय बता रहे हैं कि हमें यह चाहिए। अब उसमें यह चेक करने की बात कहां रही, वो भी एक विदेशी सरकार के द्वारा, कि तुम्हारी मांग सही है या नहीं है। मतलब एक विदेशी सरकार आकर के यहां क्यों चेक करेगी, या उसे चेक करने का क्यों अधिकार दिया जाए कि हमारी मांगे उचित हैं या नहीं है। ये कौन होते हैं? क्या इन्होंने भारत को जन्म दिया है? क्या भारत के इन पर एहसान है? भारत पर इनके एहसान है? क्या है भाई? अगर मैं आपसे कहूं, आप हमसे कहें कि सर मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, तो ये आपकी मांग है कि मैं, आपको भूख लगी है और मैं आपको खाना दूं। लेकिन जब आपको भूख लगी हो तब मैं आपको बुलाऊं और ये कहूं कि आओ बैठो और देखूं मैं कि तुम्हें कितनी भूख लगी है। पहले मैं देखूंगा तुम्हें भूख लगी है कि नहीं लगी है। पहले ये चेक करेंगे कि तुम्हें भूख लगी है या नहीं लगी है। अब अगर मेरे अनुसार यह तय होता है कि तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हें खाना मिलेगा, और मेरे अनुसार अगर यह तय होता है कि तुम्हें भूख नहीं लगी है तो खाना नहीं मिलेगा। तुम्हारी मांग गलत होगी, पर हां मैंने तुम्हारा ध्यान रखा, तुमने कहा कि हमें भूख लगी तो मैंने तुम्हारे पर ध्यान दिया। तो ये कुछ इस तरीके का सिचुएशन रखने वाला ये कमीशन है। तो दूसरा वाला पॉइंट जो है आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारी मांगों की जांच क्यों करेंगे भाई। अच्छा, समस्या यहां तक भी नहीं है, समस्या एक और है। अगर बाय द वे हमको ये जांच में पता चल भी जाए कि हाँ यार तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें खाना खाना है, तुम्हें खाना दिया जाना चाहिए, अगर ये जांच में निकल भी है तो मैं ही ये तय करूंगा कि तुम्हें खाने में क्या दिया जाए। मैं कोई तुम्हारा डॉक्टर हूं? हाँ, तुम कोई मरीज हो? तुम्हें भी ये फीलिंग आएगी कि यार मैं कोई मरीज हूं, मैं क्या खाऊंगा ये तय आप क्यों करेंगे? ये तो मैं तय करूंगा ना कि मैं क्या खाऊंगा, कितना खाऊंगा, कैसे खाऊंगा, ये सब मैं तय करूंगा। तुम तो यार यहां से जाओ और जो मेरे खाने के ऊपर जो फन फैला करके बैठे हो, ये फन लेकर के यहां से जाओ, हमको सुकून से खाने दो। ये मांग है हमारी। बेसिकली हम यही मांग कर रहे हैं, एग्जैक्टली हम यही मांग कर रहे हैं कि हमको हमारा खाना खाने दो। हमें चाहिए स्वराज। हमें क्या चाहिए? स्वराज। और ये चेक करेंगे चाहिए या नहीं, चाहिए या नहीं, ये चेक करेंगे या करके। फिर अगर चाहिए, अगर नहीं तब तो खेल ही खत्म, और अगर चाहिए तो कितना स्वराज चाहिए, कितना स्वराज चाहिए ये भी ये कमीशन बताएगा। तो और ये सब बताने वाले जो लोग हैं, अगर इसमें कोई भारतीय शामिल होता तब भी हम कहते, जैसे हमारे घर का ही कोई सदस्य हो जो ये तय करे कि यार इसको क्या खाना है, ये मैं जानता हूं इसलिए मैं बताऊंगा कि इसको क्या खाना है, क्या खाना पसंद है, तब तो हमें समझ में भी आएगा कि यार चलो हमारे माता पिता जानते हैं इसलिए वो कह रहे हैं कि इन्हें क्या दिया जाए खाने के लिए। तुम ना हमारे माता पिता हो ना कुछ हो, तुम जबरदस्ती तय करोगे यार कि ये खाना है तुम्हें, ये क्या बात हुई? तो इस कमीशन का विरोध इसीलिए किया जा रहा था कि एक तो तुम ये काम करोगे आके भारत में, दूसरा इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं किया है, एक भी भारतीय तुमने शामिल नहीं किया इसमें से, है कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं है, तो फिर तुम करने क्या आए हो? इस तरीके से तुम करने क्या आए हो? इसी चीज को लेकर के इसका जम करके क्या किया गया? विरोध किया गया। तो आपके मन में जो प्रश्न आता है कि यार एक कमीशन का गठन किया गया, वो भारत के लिए आया, श्वेत कमीशन की संज्ञा उसको दी गई, उससे भारतीय आहत हो गए, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। तो क्यों ठेस पहुंची, उसके क्या कारण थे, है ना? तो इसके कारण ये थे जिससे आपको पता चला होगा कि इस कारण से भारतीयों ने उस कमीशन का क्या किया? विरोध किया।
पर विरोध करने दो, विरोध करने से क्या होता है। आज पहली बार भारतीय अंग्रेजों का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। हालांकि इस कमीशन के भारत में आने से पहले जब भारत को एक खबर लगती है तो समस्त भारतीय दल, पक्ष विपक्ष, समस्त सांप्रदायिक दल, हर प्रकार के दल जो है हर तरह से, हर चरण में, हर रूप में इस कमीशन का विरोध करने के लिए तैयार हो गए। बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। इसका बहिष्कार किया जाएगा। खास तौर से कांग्रेस ने इसके लिए मुख्य तौर से बीड़ा उठाया और 1927 में मद्रास में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में, डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में 1927 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन ने ये कहा गया या इस बात को समर्थन दिया गया कि हर चरण एवं हर रूप में कमीशन का क्या होगा, विरोध किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। ये बात कांग्रेस ने जो है वो तय कर ली। ये बात कांग्रेस ने तय करी तो कांग्रेस के अनुसार इस कमीशन का विरोध किया जाना शुरू किया गया। बाद में कांग्रेस की इस बात का समर्थन मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशन जो है, किसान मजदूर सभाएं वगैरह जो हैं, इन सब लोगों ने, कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह सब ने जो है कहा कि हां हम बिल्कुल विरोध करेंगे। इसलिए लगभग सब भारत के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। लेकिन मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया इसका, लेकिन मुस्लिम लीग विरोध करेगी या नहीं करेगी, विरोध को लेकर के इसमें फूट पड़ गई। विरोध को लेकर के इसमें क्या पड़ गई, फूट पड़ गई। यानी मुस्लिम लीग के अंदर दो तरीके के लोग हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो निस्संदेह इस कमीशन का विरोध करना चाहते थे और कुछ लोग ऐसे थे जो कमीशन का सहयोग कर रहे थे। जैसे शफी मोहम्मद जो थे, या मोहम्मद शफी जो थे, मोहम्मद शफी नाम के एक व्यक्ति थे मुस्लिम लीग में, और इनके जो सहयोगी थे वो इस कमीशन का सहयोग करना चाहते थे। उनके अनुसार ठीक है, आने दो, करने दो, सही बात है, होना चाहिए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो थे और इनके जो पक्षधर थे, वो लोग क्या कर रहे थे, इसका असहयोग करना चाहते थे। असहयोग या कह सकते हैं विरोध करना चाहते थे। तो ये विरोध के पक्षधर थे, ये सहयोग के पक्षधर थे मुस्लिम लीग में। इसके अलावा जहां कांग्रेस के इस बात का समर्थन करने वाले कई सारे दूसरे भी दल थे, जैसे मैंने बताया कि मुस्लिम लीग ने समर्थन किया, हालांकि मुस्लिम लीग के आधे लोगों ने ही समर्थन किया। ठीक है, हिंदू महासभा है, हिंदू महासभा, एचएम का मतलब हिंदू महासभा, आप समझ जाइएगा। ठीक है, लिबरल फेडरेशन था, लिबरल फेडरेशन, इन्होंने भी विरोध करने की बात करी है। किसान मजदूर पार्टी है, किसान मजदूर पार्टी केएमपी, इन्होंने भी कहा है कि हम विरोध करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने भी कहा हम विरोध करेंगे। तो ये सारे लोग जो हैं विरोध करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ पार्टीज ऐसी हैं, जैसे ये सहयोग करने के लिए तैयार हैं। एक नाम तो मोहम्मद शफी और उनके दल का हो गया। इसके अलावा एक जस्टिस पार्टी थी मद्रास की, जस्टिस पार्टी, ये जस्टिस पार्टी भी सहयोग करना चाहती है, मद्रास की जस्टिस पार्टी जो है। ठीक है, इसी तरीके से यूनियनिस्ट पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी, ये पंजाब की थी, तो ये भी जो है साइमन कमीशन के समर्थन में थी। इसी तरीके से डिप्रेस्ड क्लास कमीशन था, एक डिप्रेस्ड क्लास कमीशन था, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कह सकते हैं इसको, जो कि भीमराव अंबेडकर द्वारा संचालित था। ये भी जो है समर्थन में थे। तो इस तरीके से कुछ लोगों का आपको देखने को मिलता है कि यहां पे समर्थन भी है, जो साइमन कमीशन का सहयोग कर रहे हैं कि ठीक है आना चाहिए। बहरहाल
अधिकतर भारतीय नेता जो हैं इसके विरोध के पक्षधर हैं। और ऐसे माहौल में जब पूरा भारत इस कमीशन का विरोध करने के लिए लगभग पूरा भारत विरोध करने के लिए जहां तैयार है, तो कमीशन जो है, ये जो 1927 में जो कमीशन बनाया गया है, ये कमीशन 3 फरवरी 1928 को 1928 को बंबई पहुंचता है। कहां पहुंचता है? बंबई। ये कमीशन 1928 को 3 फरवरी को बंबई पहुंचता है। और इस कमीशन का जब बंबई में आगमन होता है तो वहीं से ही इसका विरोध प्रदर्शन करा, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होना शुरू होता है, विरोध प्रदर्शन। और फिर आपको मालूम है कि इसके विरोध प्रदर्शन में लगातार साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, नारे लगे, जगह जगह पर नारेबाजी करके इनका विरोध प्रदर्शन किया गया, काले झंडे दिखाए गए, हड़ताल की गई, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। तो जब इनकी बंबई में दाल नहीं गली तो फिर ये दिल्ली की तरफ बढ़े और दिल्ली में भी इनका स्वागत नहीं हुआ, दिल्ली में भी स्वागत इनका नहीं हुआ। वहां की जो केंद्रीय विधानसभा है उन्होंने इनका कोई स्वागत नहीं किया। फिर ये कुछ समय पश्चात लाहौर गए तो लाहौर में भी यही स्थिति रही। लाहौर में भी जबरदस्त तरीके का विरोध प्रदर्शन लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में किया गया। और जगह जगह पर, जहां जहां फिर लखनऊ में इनका विरोध प्रदर्शन हुआ, इलाहाबाद में विरोध प्रदर्शन हुआ, जगह जगह पर, पटना में, कलकत्ता में, हर जगह पर साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। जिस समय लाहौर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लाला लाजपत राय जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। लाला लाजपत राय जी इस कमीशन का विरोध कर रहे थे। और इसी वजह से, साइमन कमीशन का विरोध करने की वजह से ही अंग्रेजों को जब क्रोध आया तो आपको मालूम है कि सैंडर्स जो है वो यहां पर लाठीचार्ज का आदेश देता है। जबरदस्त तरीके की लाठीचार्ज होती है और लाला जी के सर पर कई घात पड़ने के कारण वो बुरी तरीके से चुटहिल हो जाते हैं। और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसका बदला आगे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जब क्रांतिकारी चरण मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि सैंडर्स की हत्या की जाती है। क्लियर हो जाती है बात, हां या नहीं? बहरहाल, इन तमाम विरोध के बावजूद भी हठी सरकार के द्वारा अपना काम किया जाता है। दमनकारी चक्र चलाए जाते हैं, लोगों को मारा पीटा जाता है। जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोग भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीटे गए थे इस दौरान। हालांकि युवा नेताओं के तौर पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का नाम कांग्रेस की तरफ से बहुत तेजी से इसी समय ही प्रकट होता है। जगह जगह पर हड़तालें की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो कमीशन है, कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करता है। और ये रिपोर्ट 27 मई 1930 को रिपोर्ट प्रकाशित करता है। रिपोर्ट प्रकाशित होती है, यानी कि पब्लिश की जाती है। अब जब रिपोर्ट प्रकाशित की गई है तो इसकी शर्तों या इसकी सजेशंस को सुन करके आपको समझ में आएगा कि अच्छा हुआ कि यहां पर यह विरोध किया जा रहा था। आपको लगेगा कि यह विरोध किया जाना चाहिए था, क्योंकि जो ये बातें बताई गई हैं, जिस अनुरूप ये बातें बताई गई हैं, उसी अनुरूप इस कमीशन के रिकमेंडेशंस जो हैं वो आते हैं कि इन्होंने क्या क्या बताया। जो जो चीजें बताई उसमें भारतीय बिल्कुल भी संतुष्ट होने की स्थिति में नहीं थे किसी भी तरीके से। जैसे कमीशन ने बताया है कि भारत में निस्संदेह कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, संवैधानिक सुधार की आवश्यकता है, जिसकी मांग भारतीय कर रहे हैं। तो जो द्वैध शासन अभी तक चल रहा था, इन्होंने रिकमेंडेशन दिए कि द्वैध शासन को क्या किया जाए, द्वैध शासन को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। शासन को समाप्त करना, द्वैध शासन को क्या करना, समाप्त करना, इस कमीशन का एक रिकमेंडेशन था। और द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए, प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए, स्वायत्तता दी जाए।
ये वाली मांग रखी गई है या ये वाला रिकमेंडेशन रखा गया है, बेसिकली ये भारतीयों की मांग थी, निस्संदेह ये भारतीयों की मांग थी। भारतीयों की ये भी मांग थी कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, उस परिषद में भारतीयों के सदस्यों की संख्या, भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, भारतीय सदस्यों की संख्या की जाए, क्या की जाए, बढ़ाई जाए, ये बात कही गई थी। लेकिन गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों के अधिकारों को बढ़ाने का यह मांग करी गई थी भारतीयों की तरफ से, लेकिन कमीशन ने इसकी बजाय यह कहा कि जो गवर्नर जनरल है और जो दूसरे गवर्नर्स हैं, गवर्नर जो हैं, इनकी पावर, इनकी शक्ति जो है उसको बढ़ाया जाए, इनकी शक्ति को बढ़ाया जाए। ये भारत विरोधी कार्य हो गया। और ये भी जो भारत विरोधी कार्य था, ये आपको लगेगा कि भारत के समर्थन का कार्य है, लेकिन इसका प्रयोग भी वो अपने हितों में करना चाहते थे, वो अपने हितों में करना चाहते थे। भारतीयों ने यह भी डिमांड करी थी कि मताधिकार जो है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, मताधिकार की भी मांग करी गई थी भारतीयों की तरफ से। कमीशन ने कहा यस, मताधिकार के विस्तार की आवश्यकता है, और यह सिफारिश की गई कि 10 से 15% मताधिकार जो है वो लोगों के बढ़ाए जाएं, भारतीयों को 10 से 15% अधिक मत का प्रयोग करने का दिया जाए। लेकिन इसमें भी एक लफड़ा या लोचा यह था कि यह मताधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, इसमें भी जो योग्य हैं मत देने के, उनको ही यहां पर मत देने का अधिकार था। जो सरकार को टैक्स देते थे, जो पढ़े लिखे थे, इसमें भी महिलाओं इत्यादि का कोई स्थान नहीं है। ऐसे रिकमेंडेशंस इन्होंने देना शुरू किया है। प्रांतीय मंत्रिमंडल इत्यादि जो हैं उनके विस्तार की इसमें बात करी गई है। निस्संदेह प्रांतीय मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करी गई है। मुस्लिम लीग की तरफ से मुस्लिम प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की बात रखी जाती थी, तो उसको जोर दे करके मुस्लिम प्रतिनिधित्व को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसके रिकमेंडेशंस दिए गए। और जो भी भारतीयों की और जो डिमांड है उन पर चर्चा करने के लिए फर्दर एक कमीशन का गठन किया जाए, एक काउंसिल का गठन किया जाए, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के लोग भी हों, देसी रियासत के लोग भी हों। इसमें यह भी रिकमेंडेशन दिया गया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको क्या किया जाए, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। लेकिन इसमें एक बड़ी विशेष बात कही गई कि केंद्रीय विधान परिषद का पुनर्गठन तो हो, केंद्रीय विधान परिषद का पुनर्गठन होना चाहिए, पुनर्गठन हो, लेकिन इस केंद्रीय विधान परिषद में, ध्यान से सुनना होगा ये बात आपको, इस केंद्रीय विधान परिषद का पुनर्गठन हो, लेकिन केंद्र में, ध्यान से सुनिए, केंद्र में भारतीयों को कोई उत्तरदायित्व ना सौंपे जाएं। केंद्र में भारतीयों को कोई उत्तरदायित्व नहीं मिलना चाहिए। मतलब भारत के लोग केंद्रीय सत्ता चलाने के लिए योग्य नहीं है। बाकी अन्य मांगे, बर्मा को भारत से पृथक कर दिया जाए, उड़ीसा को पृथक प्रांत बना दिया जाए, बंबई को सिंध से अलग कर दिया जाए, ये सब बातें उन्होंने स्वीकार करी। और इस सब रिकमेंडेशंस जो दिए गए, जो साइमन कमीशन जो था, उस साइमन कमीशन के जो सुझाव हैं, उन सुझाव पर विचार विमर्श हो और भारतीयों के साथ हो। इसके लिए यह भी सुझाव दिया गया कि सुझाव पर विचार विमर्श हो। इसके लिए भी एक सुझाव दिया गया कि इसके लिए गोलमेज सम्मेलन हो। तो बेसिकली आगे जो गोलमेज आप सम्मेलन देखते हैं ना, वो एक ही गोलमेज सम्मेलन होने की बात हुई थी कि एक गोलमेज सम्मेलन हो जिसमें जो कमीशन ने रिकमेंडेशंस दिए हैं
उधर से भारत के कुछ लोग आ जाएं, आपस में चर्चा कर लें आके, करना हो तो, और जो फिर बनाया चाहे वो रिपोर्ट बना करके उस पर बिल पारित करके भारत भेजा जाए। ये सब सुझाव जो है वो दिए गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह की। लेकिन इसमें भारतीय जो स्वराज की मांग कर रहे थे, भारतीय जो भी मांग कर रहे थे, उसमें एक तो किसी शब्द का प्रयोग हुआ नहीं। अगर प्रयोग हुआ भी तो उसे इस तरह से घुमा फिरा करके प्रयोग किया गया कि वो भारतीय हित के ना हो, और सबसे बड़ी बात कि भारतीयों को कोई उत्तरदायित्व ना देकर के जैसे भारतीयों के मुंह के ऊपर एक तमाचा मारने का प्रयास ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया हो। निस्संदेह कोई भी वास्तविक भारतीय राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कोई भी व्यक्ति इस तरीके की मांगों को स्वीकार कर ही नहीं सकता। विदेशियों द्वारा दिए गए इस अपमानजनित व्यवहार को कोई भी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता था, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि भारतीय अपनी ही जिम्मेदारी उठाने के योग्य नहीं है। अयोग्यता का परिचय यहां पर मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए भारतीयों ने न सिर्फ इस कमीशन का विरोध किया बल्कि गोलमेज सम्मेलन में जाने का भी विरोध किया। यही कारण हुआ कि पहला गोलमेज सम्मेलन जब हुआ तो उसमें कांग्रेस और तमाम सारे दूसरे बड़े दल शामिल नहीं हुए। अब इस सिचुएशन में एक और बड़ी कठिनाई यहां पर आई। हालांकि ब्रिटेन में जो साइमन कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दी और वहां के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, उन लोगों ने साइमन कमीशन के द्वारा दिए गए रिकमेंडेशन का भरपूर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह भारतीय इतिहास में एक अंग्रेजों के द्वारा की गई एक श्रेष्ठ रचना है, बहुत शानदार, शाबाश, वाह क्या रचना की है, दिखा दिया तुमने भारतीयों को कि वो अपना ही देश चलाने के योग्य नहीं। लेकिन आज भी जब मेरे मुंह से शब्द निकल रहे होंगे और आपके अंदर ये भावनाएं जा रही होंगी तो आपके अंदर भी विरोध की भावना बढ़ रही होगी। तब जबकि आप भारत की आजादी मनाने ही वाले हैं, 15 अगस्त आने को ही है, आप उससे कम से कम 2 दिन पहले ही सही फील करिए कि आजादी आपको ऐसे ही कागज के पन्नों पर नहीं मिल गई है। उसमें लिखी गई स्याही का कोई भी रंग रहा हो, लेकिन वो स्याही एक एक हिंदुस्तान के रक्त से लिखी गई थी। इतिहास इसी रक्त रंजित ब्रिटिशर्स की कार्यवाहियों को प्रदर्शित करता रहता है। साइमन कमीशन जैसी अपमानित कर देने वाली भावनाएं किसी भी भारतीय को बर्दाश्त नहीं थी। कांग्रेस ने इसका जोरदार तरीके का विरोध किया। जब कांग्रेस ने इसका विरोध किया तो सरकार तिलमिला उठी। सरकार बोली कि तुम इतने अयोग्य हो कि अपना भी राष्ट्र संभालने की योग्यता तुम्हारे अंदर किसी में भी नहीं है। वर्षों से हमने तुम्हारे ऊपर शासन किया है, वर्षों से हमने तुम्हारे लिए रेगुलेशन एक्ट्स लेकर के आए हैं, वर्षों से हम तुम्हें कानून की परिभाषा बताते आए हैं। आज अगर तुम बोलते हो कि हमारे देश को छोड़ के चले जाओ और हम अपना संविधान, अपना देश खुद चला लेंगे, हमें अपना स्वराज चाहिए, तो है तुम में से कोई ऐसा जो देश चलाना तो दूर, अपने देश के एक ऐसे संविधान का प्रारूप भी तैयार करे जिस पर सर्वदल की सहमति हो? यदि अगर यह सहमत भी हो जाती है तो हम ये साइमन कमीशन वापस ले लेंगे या फिर आपके द्वारा जो दिए गए सजेशंस हैं उसको आगे कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। अब और भी गंभीर बात हो गई। न सिर्फ साइमन कमीशन ने हमें अपमानित किया बल्कि ब्रिटिशर्स की तरफ से हमें चैलेंज भी कर दिया गया कि क्या तुम अपने देश की सरकार चलाने के योग्य हो? कोई भी सामने आया हो या ना आया हो, लेकिन मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, ये सब समक्ष आए और उन्होंने कहा कि हां हम बना लेंगे। यहां से सीखना होगा कि हम खुद से भी सीखने में सक्षम हैं। और इसी को आधार बना करके, इसी चैलेंज को स्वीकार करते हुए भारतीय दलों ने सर्वसम्मति से एक तथाकथित संविधान या फिर उसके प्रारूप को बनाने का भरपूर और जोरदार प्रयास किया। और वो प्रयास क्या था, उस प्रयास में कौन कौन से लोग शामिल थे,
उसमें किस तरीके के संविधान की परिकल्पना करी गई, किस तरीके के भारत की परिकल्पना की गई और उसके क्या रिजल्ट निकले, उसका क्या असर हुआ ब्रिटिश सरकार पर और क्या असर हुआ भारतीय नेतृत्वकर्ताओं पर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड में, जिसमें हम नेहरू रिपोर्ट के ऊपर चर्चा कर रहे होंगे। तो नेहरू रिपोर्ट इसीलिए बनाई गई। क्या थी नेहरू रिपोर्ट, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, क्या थे नेहरू रिकमेंडेशंस अगेंस्ट ये साइमन कमीशन, और क्यों इतना खास चैलेंज लेने के बाद भी नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिशर्स ने सफल नहीं माना। इन सब परिदृश्यों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जिन्हा का नेहरू रिपोर्ट के साथ इत्तेफाक क्यों नहीं था और जिन्हा ने क्या रिकमेंडेशंस दिए इसके अगेंस्ट में, इन सब बातों को हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। भारत का स्वतंत्रता दिवस आप सब अच्छी तरीके से मनाएं, आजादी का अमृत महोत्सव आप सब अच्छी तरीके से मनाएं। इसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को देना चाहता हूं। स्टडी आईक्यू परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जाने से पहले मैं आपको फिर याद दिला देना चाहता हूं कि आप निस्संदेह आजादी का उत्सव मनाने के अधिकारी हैं, क्योंकि आप भारतीय हैं। यहां कोई भी अब साइमन कमीशन नहीं है। अपनी पढ़ाई को सुचारू तौर से आप आगे बढ़ा सकें, इसके लिए हमने भी इसमें आपका कुछ आर्थिक सहयोग करने का प्रयास किया है। आर्थिक सहयोग इस प्रकार से है कि जहां ये कोर्स अभी तक 29,999 का मिल रहा था और आगे भी 29,999 के मिलने की संभावना है। तो यदि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सुबह 8 बजे से बैच प्रारंभ होगा। उस बैच में एडमिशन लेने के लिए विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करें और 3,000 रुपए की अतिरिक्त छूट का लाभ उठाएं। 26,999 में ही आपको ये कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा। तमाम सारी अद्वितीय सुविधाओं के साथ आपको उसमें तमाम सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। आशा करते हैं कि आप सब लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और अगले लेक्चर का आपको इंतजार रहेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।